गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे अपने चैनल इमेटेबल एजुकेशन पे। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कक्षा 10 यूपी बोर्ड साइंस के जो हमारा लास्ट लेसन है अध्याय 16 संसाधन प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। प्राकृतिक से आपको एक बात स्पष्ट हो गई होगी कि जो स्वयं से उत्पन्न होती है प्रकृति से, यानी इसे हम स्वयं उत्पन्न नहीं करेंगे। प्राकृतिक संसाधन क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, हमें हमारे आसपास के वातावरण ने दिए हैं, जिनका इस्तेमाल जीवों के द्वारा निरंतर किया जाता है अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे मिट्टी, वायु, मिट्टी जिस पे हम रहते हैं, वायु जिसकी वजह से हम लोग सांस लेते हैं, जल जिसको पी के हम लोग जीवन यापन करते हैं, कोयला हमारे ईंधन के रूप में काम आता है, पेट्रोलियम, वन्य जीवन, वन, ये सब ईंधन, खाद्य पदार्थ और बहुत से संसाधन हमारे दैनिक जीवन में निरंतर दिन प्रतिदिन उपयोग किए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन है क्या। जैसा मैंने आपको बताया, जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, हमारे आसपास के वातावरण से हमें प्राप्त हुए हैं, उन्हें ही हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसके प्रकार की बात करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं, टाइप। पहला हो जाएगा असामाप्य संसाधन, दूसरा होगा असमाप्य संसाधन। देखो, कुछ हमारे समाप्य संसाधन है जैसे कोयला, पेट्रोल, ये हमारा समाप्य संसाधन है। अगर इसका हम निरंतर ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो एक समय इसकी कमी हमें अवश्य होगी और हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है तो वो कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग नहीं कर पाएगी। अगर हम इसका प्रयोग जरूरत से ज्यादा करेंगे, इसको अत्यधिक व्यय करेंगे, तो ये समाप्त होने वाला हमारा संसाधन है। ये सीमित मात्रा में पाया जाता है। कहने का मतलब है कि इसकी मात्रा जो है वो सीमित है, असीमित नहीं है। ये अगर हम निरंतर ज्यादा प्रयोग करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। तो जो हमारे समाप्य संसाधन है उसमें कोयला, पेट्रोलियम आएगा। तो इन सब चीजों को हमें अच्छे से और केवल अपनी जरूरत के अनुसार यूज करना है, जिससे कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, वो भी इसका लाभ उठा सके, वो भी इसका इस्तेमाल कर सके। कि ऐसा ना हो कि हम लोग इसका इतना प्रयोग कर ले कि जो हमारे आने वाले जनरेशन के लोग हैं वो इसको देख ही ना पाए। जैसे कि डायनासोर वो विलुप्त हो गए तो हम लोग भी ना देखें, लेकिन जो हमारे सबके पूर्वज थे उन्होंने देखे होंगे, हमारे सबके समय में वो रहे ही नहीं। अब सेकंड की बात करेंगे असमाप्य संसाधन की। असमाप्त का मतलब हुआ जो कभी समाप्त ना हो। इसमें हमारा वायु आ जाएगी, असीमित है, कभी समाप्त नहीं होने वाली है, यह अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ये हमारे असमाप्त संसाधन में आ जाएंगे। अब हम जो हमारा लेसन है हमने जान लिया प्राकृतिक संसाधन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आते हैं प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन पर। तो उसके बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे इसको सुरक्षित रखा जाए जिससे कि समस्याएं उत्पन्न ना हो। तो प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता होती है। भाई बचाना है तो संभाल के रखना होगा, नहीं संभाल के रखा जाएगा तो ये नष्ट हो जाएंगे, ताकि यह अगली कई, जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ताकि यह अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके, जो आने वाले लोग हैं वो भी इसका लाभ उठा सके। ऐसा कब संभव होगा? ऐसा जब हम लोग इसको बचा के रखेंगे। अगर ये बचेगा ही नहीं तो आगे आने वाले लोग इसका लाभ कैसे ले पाएंगे? हम ही लोग इसको नहीं बचाएंगे तो वो लोग इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। संसाधनों का शोषण ना हो। शोषण मतलब दुरुपयोग। जितना जरूरी हो केवल ज्यादा उतना ही प्रयोग किया जाए। दुरुपयोग से कोई हमें लाभ तो मिलेगा नहीं, तो इसका दुरुपयोग करने कोई मतलब तो हुआ नहीं। जितना जरूरत हो उतने का ही काम करना, यही हमारा दुरुपयोग नहीं करना कहलाएगा। अब पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय अधिनियम भी है। अब देखो, जब पर्यावरण हमारा बच के रहेगा, बचेगा, तो हमारी प्राकृतिक चीजें ऑटोमेटिक बची रहेंगी। अब जैसे हम ईंधन को प्रयोग कर रहे हैं कोयला पेट्रोल का, तो हमारी प्राकृतिक चीजें भी कम हो जाएंगी।
हो जाएंगे कि नहीं? लेकिन यही जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो इसका मतलब है कि हम लिमिटेड उपयोग कर रहे हैं, तो लिमिटेड उपयोग से कोई चीज नष्ट नहीं होगी और हमें आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी चीजों को ज्यादा वो नहीं करना होगा कि ऐसा ना हो कि हम लोग पेट्रोल देखे हैं और जो आगे आने वाले हमारे आपके सबके बच्चे हों वो लोग कुछ देखे ना पाए, वो सोचे कि पेट्रोल की चिड़िया का नाम है, कोयला कैसा होता था, काला होता था या सफेद। तो ये सब चीजें होती हैं। तो पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ अधिनियम लाए गए, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है हमारा गंगा कार्य परियोजना। गंगा कार्य परियोजना में बहुत पैसा खर्च किया गया। यह प्रोजेक्ट था, इसका मुख्य लक्ष्य था गंगा के जल के स्तर को सुधारना, तो गंगा में जो प्रदूषण था उसको दूर करना। इसीलिए 1985 में इसका क्रियान्वयन किया गया। गंगा कार्य परियोजना का जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापक हेतु कुछ कारक हैं। सबसे पहली बात, जल का पीएच जो आसानी से सौरभ सूचक की मदद से मापा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, जल में क्लोरीफॉर्म जीवाणु जो मानव की आंत में पाया जाता है उसकी उपस्थिति जल का संदूषित होना दिखाता है। संदूषित होना मतलब जो कि दूषित नहीं है, ठीक है। पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार है। कौन कौन से हैं? 3 टाइप। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। कम उपयोग में क्या हो जाएगा, जब आवश्यकता ना हो तब पंखे बल्ब स्विच बंद कर देना। भाई जाहिर सी बात है, जब नहीं कमरे में कोई है, नहीं कोई हवा हुआ खाने वाला है तो चल रहा है तो बंद कर दो। पानी पिया है, टपक रहा है, खुला पड़ा है नल, तो इन सब चीजों को देखो तो इनको सबको बंद कर दो। ये नहीं कि इंसानियत नामक कोई चीज ही नहीं है, पानी टपक रहा है टपका है तो हमसे क्या मतलब है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब है आपसे, क्योंकि आप भी प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेंगे तभी ये आगे वाली जनरेशन के लिए बच पाएंगे। जैसे हमारे आपके लिए हमारे आपके पूर्वजों ने बचाई है, वैसे हम भी लोग। नंबर 3 है हमारा कम उपयोग में आहार भोजन को ना फेंकना। जैसे भोजन हमारा खराब हो जाए तो उसको जो भूखे लोग हैं उनमें खिला दें, उसको ना फेंका जाए। पुनः चक्रण, कूड़े से पुनः चक्रण हो जाने वाले पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता होती है, उससे नई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। भाई सीधी बात है कि ना उनको सब जला दिए, नष्ट ना करें, पुनः चक्रण करें, इससे चीजें बची रहेंगी। पुनः उपयोग, चीजों को फेंकने के बदले उनका बार बार इस्तेमाल करें जब तक कि उसमें बिल्कुल भी जान बची है, वह इस्तेमाल के लायक है, तब तक कि उनका निरंतर उपयोग करें। तो इससे भी हम लोग पर्यावरण को बचा सकते हैं, ठीक है। पुनः इस्तेमाल उपयोग पुनः चक्रण से बेहतर है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की बचत होती है। ऊर्जा की बचत क्यों होती है? क्योंकि हमें इसको कुछ दोबारा बनाना नहीं पड़ता है, यह हमारा पहले जैसा ही रहता है, बस हम पुनः इसका उपयोग दोबारा कर देते हैं, ठीक है। हमें संसाधनों के प्रबंधनों की आवश्यकता क्यों है? भाई आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये सीमित है, असीमित नहीं है, बहुत ही सीमित है, जिसकी वजह से इनके प्रबंधन की आवश्यकता है। अभी ये असीमित मात्रा में होते, सीमित ना होते तो हमें इनके प्रबंधन की कोई आवश्यकता नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पॉइंट है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इसके कारण सभी संसाधनों की मांग में भी वृद्धि हो रही है। तो ये भी बात है कि जिस हिसाब से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आ रहा है, तो जो लोग स्वास्थ्य के कारण मर जाते थे, जिनका इलाज सही से नहीं हो पाता था, उस कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसमें भी कमी आ रही है, क्योंकि भाई स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो रही है, लोग जीवित रह रहे हैं, उनकी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो ये सब चीजें इसी वजह से संसाधनों की जो मांग है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इन्हीं सब कारणों से संपोषित विकास, संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। तो संपोषित विकास का मतलब हो जाएगा कि मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, जिससे कि उसका पूरी तरह से विकास हो जाए। अब संपोषित विकास में हमारा पर्यावरण का भी जो संरक्षण है वो भी आ जाएगा, कि हम भाई हमारे जो संसाधन है उनकी हम रक्षा करें, उनका दुरुपयोग ना करें, उन्हें नष्ट होने से बचाएं, ये सब चीजें भी आ जाएंगी। आप देखते हैं इसमें एक पॉइंट दिया गया है, प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करते समय ध्यान देना होगा। कौन कौन सी चीजों का ध्यान देना होगा? सबसे पहली बात है दीर्घकालिक दृष्टिकोण, ये प्राकृतिक संसाधनों भावी पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके, ये हमें सोचना होगा, इस हिसाब से हमें इसका उपयोग करना होगा, इस दृष्टि से इसको देखना होगा कि कम से कम उपयोग करेंगे तभी आगे आने वाले लोगों के लिए ये बचे रहेंगे।
सेकंड है इनका वितरण सभी समूहों में समान रूप से हो, ना कि कुछ प्रभावशाली लोगों को ही इसका लाभ हो कि जिसके पास पैसा वैसा है वही लाभ उठा रहे हैं, बाकी सब बेवकूफ बने हैं, तो ये भी चीजें ना हो पाए। इसका वितरण भी अच्छे से हो, सबके पास हो। उसके बाद है अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान का भी प्रबंधन होना चाहिए। जो खराब चीजें हो गई है उनको क्या करना है, कैसे कहाँ पे रखना है, इन सब चीजों का भी एक मैनेजमेंट होना चाहिए। ये तो है रोटी खराब हो गई फेंक दिया गया, इनका सबका एक प्रॉपर वे में होना चाहिए कि ये खराब हुआ है तो हमें गाय को दे दिया या उनको खिला दिया तो ये प्रयोग में आ गई, ये खराब नहीं हो सकी। क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है शायद आज की डेट में भी लाखों करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं, जिनको रात का खाना नसीब नहीं होता है। रात का गलती से नसीब भी हो जाता है तो दिन का नसीब नहीं होता है, तो उनके पास ये सभी चीजें बहुत है, उनके लिए भाई सब बहुत ज्यादा अच्छा है ये सब। अब जिसके पास भैया मिल रहा है खाने को उसके लिए नहीं है, जिसको नहीं मिल रहा उसके लिए सब बहुत अच्छा है। अब बात करेंगे वन एवं वन्य जीवन संरक्षण की। वनों को कैसे बचाएं, वन्य जीवों का कैसे को सुरक्षा कैसे दे, तो देखेंगे वन जैव विविधता के तप्त स्थल हैं। वन क्या है, जैव विविधता के तप्त स्थल हैं। जैव विविधता को संरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में एक है। तो प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में एक ये भी है कि जो हमारे जैव विविधता है उसको संरक्षित रखा जाए, मतलब सही से रखा जाए, क्योंकि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिकी स्थायित्व नष्ट हो जाता है, तो ये भी दिक्कतें होती हैं। जैव विविधता है क्या, जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध स्पीसीज, स्पीसीज मतलब जातियों की संख्या, जैसे पुष्पी पादप, पक्षी, कीट, सरीसृप, बैक्टीरिया ईटीसी, यही सब क्या है, जैव विविधता है। इनकी सबकी अलग अलग संख्याएं होती हैं विभिन्न विभिन्न, कहीं की वो जर्सी नस्ल की गाय है, वो उस नस्ल की है, ऐसे कहते हैं, तो सब में विविधता पाई जाती है। तप्त स्थल ऐसा क्षेत्र जहां अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती है। वन भी मानव संपदा है, सॉरी प्राकृतिक संपदा है, इसीलिए तप्त स्थल वनों को कहा गया है। ठीक है, जैसा आपने अभी सुना, जैव विविधता के तप्त स्थल है वन। दावेदार ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य चीज पर निर्भर हो, वे उसके दावेदार होते हैं। दावेदार वनों पर उनकी निर्भरता, पहला स्थानीय लोग अपने आवश्यकता के लिए वनों पर आश्रित, स्थानीय लोगों को सांस लेने के लिए, छांव लेने के लिए, खाना बनाने के लिए ईंधन नहीं है लकड़ी के रूप में, तो बहुत से तरीकों से वनों का उपयोग हो सकता है। सरकारी वन विभाग, सरकार जिसके पास वनों का स्वामित्व है, जो सरकार की देख रेख में रहते हैं, उन्हीं का जितना भी नियंत्रण, जितने भी कंट्रोल, जितनी भी चीजें हैं सब गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, गवर्नमेंट ही अपना देख रेख करती है। उद्योगपति जो वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं, वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं, उन्हें उद्योगपति कहते हैं। वन्य जीवन या प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये नष्ट ना हो, उन्हें प्रकृति प्रेमी कहेंगे। कुछ ऐसे उदाहरण जहां निवासियों ने वन संरक्षण में बहुत भूमिका निभाई, वन को सुरक्षित रखने में वहां के निवासियों की मुख्य भूमिका रही। पहली बात करेंगे खेजड़ी वृक्ष। अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 में राजस्थान के जोधपुर में एक गांव में खजेरी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपना बलिदान कर दिया था। मतलब देखिए, आज के समय में कोई एक दूसरे की जान ले ले, और इन्हें वनों से इतना प्रेम था। क्या कहते हैं, वनों में जान होती पौधों में, तो इन्होंने साबित कर दिया वन सच में जानती, तभी तो इन्होंने अपना बलिदान दे दिया वनों के लिए। उसके बाद भी यह मामला रुका नहीं, चंपारण में चिपको आंदोलन हुआ। यह आंदोलन गढ़वाल के रेनी नाम गांव में हुआ था। वहां की महिलाएं उस समय वन पहुंच गई जब ठेकेदार आदमी वृक्ष काटने लगे थे। महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गईं। ठेकेदार और आदमियों को वृक्ष काटने से रोक लिया। यह आंदोलन तेजी से पूरे समुदाय में फैल गया। अब जहां पे वन की कटाई होने जाती, लोग जाते और चिपक जाते, इसीलिए इसे चिपको आंदोलन कह दिया गया। बिहार के चंपारण में हुआ था, आप ये भी जान लीजिए, इसमें नहीं लिखा है। तीसरा है पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने क्षयित हुए साल के वृक्षों की अरावली वन क्षेत्र में बना दिया है। अरावली क्षेत्र में नया जीवन दिया है। सभी के लिए जल, जल हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की मूलभूत आवश्यकता है। भाई सीधी बात है, जल, भोजन, पानी, वायु, ये हमारी ऐसी आवश्यकता है
कि ये नहीं मिलेंगी तो हमारा जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो जल पृथ्वी पर पाए जाने वाली मूलभूत आवश्यकता है। वर्षा के हमारे के लिए जल एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्षा का जो जल होता है हमारे लिए बहुत अच्छा साधन है। भारत के कई क्षेत्रों में बांध, तालाब, नहरें सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये सब चीजों का उपयोग किस लिए? सिंचाई के लिए होता है, जल निकालने के लिए। बांध का मतलब क्या होता है? जल का संग्रहण होता है जो काफी लंबे समय तक होता है। इसमें सिंचाई में ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन भी किया जाता है, इसीलिए बांध बनाए जाते हैं विद्युत उत्पादन के लिए। अब कई बड़ी नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए गए हैं, जैसे टहरी नदी बांध है, भगीरथी नदी भगीरथी है, गंगा जिसे बोलते कहते हैं, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है, भांगला नागर बांध सतलज नदी पे है, तो भगीरथी नदी पे टहरी बांध है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे है। बांधों से लाभ क्या है? सिंचाई के लिए पर्याप्त सुरक्षित जल, तो सिंचाई के लिए जो जल की व्यवस्था है वो बांध से हो जाती है। विद्युत का उत्पादन भी होता है इससे, बिजली का बनना ये भी बांध के माध्यम से बनता है। उसके बाद क्षेत्रों में जल का लगातार वितरण, पीने के लिए फिल्टर होके जाता है, बहुत से माध्यमों से ये जाता है। तो बांध बनने से बहुत फायदे होते हैं। हानियां भी होती हैं, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, बड़ी संख्या में किसान व आदिवासी विस्थापित हो जाते हैं, उनके खेतों में पानी भरा रहता है, उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है। पर्यावरण की समस्याएं हैं कुछ इसी में, वनों का क्षय होता है, भाई सीधी सी बात है, वन तो नष्ट हो ही रहे हैं। जैव विविधता को भी हानि होती है, पर्यावरण का संतुलन बेकार होता है। तो ये चीजें हमारी पर्यावरण की समस्याएं थी। कुछ हमारी आर्थिक समस्याएं भी हैं, जनता क्या अधिक धन लगता है, इस अनुपात में लाभ भी नहीं होता है। तो ये सब चीजें होती हैं क्योंकि भाई धन ज्यादा लगता है और लाभ कम मिलता है, तो ये तो होता है। जल संग्रहण है क्या? इसका मुख्य उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना है। क्या है? भूमि और प्राथमिक स्रोतों के स्रोतों का विकास करना। वर्षा का जल संचयन, वर्षा जल संचयन से जल को भूमि के अंदर भौम जल के रूप में संरक्षित किया जाता है। जल संग्रहण भारत में बहुत प्राचीन संकल्पना है। कुछ बहुत पुराने जल संग्रहण के तरीके हैं। तो ये कुछ जल संग्रहण के तरीके हैं जो आप लोग अभी देखेंगे। तो जल को सुरक्षित रखने के तरीके आप देख रहे थे, कौन से हैं तकनीक? खादिन, बड़े पात्र, नाड़ी, जो कि राजस्थान राज्य में प्रचलित है, वहां पे जल को ऐसे ही संचयन करके रखा जाता है। महाराष्ट्र में बंधारस एवं ताल के माध्यम से जल को लोग सुरक्षित करके रखते हैं। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में बंथिस के माध्यम से, तथा आहार पाइन तकनीक का प्रयोग बिहार में किया जाता है। एरिस तकनीक का प्रयोग तमिलनाडु में, कुल तकनीक का प्रयोग हिमाचल प्रदेश में, बाउडी तकनीक का प्रयोग दिल्ली में जल संचयन के लिए, जल को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। भौम जल के रूप में संरक्षण के लाभ, तो भौम जो भूमि का जल होता है उसके संरक्षण के लाभ कुछ होते हैं। पानी को वाष्पीकरण नहीं करना होता है या कुओं को भरता है, पौधों को नमी देता है, मच्छरों के जन्म की समस्या नहीं होती है, या जंतुओं के अपशिष्ट के संदूषण से सुरक्षित रखता है। तो ये सब भूमि जल के रूप में लाभ थे हमारे, ठीक है, जो हमारा भूमिगत जल पाया जाता है। कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, ठीक है। निर्माण, कोयले का निर्माण आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, कब हुआ था? आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। पृथ्वी में वनस्पति अवशेषों के अपघटन से कोयले का निर्माण हुआ। तो कोयले का निर्माण कैसे हुआ है? वनस्पति अवशेषों के अपघटन से कोयले का निर्माण हुआ है। उसके बाद बात करेंगे पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों के अपघटन, तो समुद्र में जो जीव रहते हैं उनके जो जब वो मर जाते हैं तो अवशेष जो बचते हैं उनके अपघटन से, या अपघटन उच्च दाब तथा उच्च ताप के कारण हुआ। और पेट्रोलियम के निर्माण में लाखों वर्ष लगे, कोई एक दिन में नहीं हो पाया। कोयला पेट्रोलियम भविष्य में समाप्त भी हो जाएंगे क्योंकि यह बहुत ही सीमित है, या जरूरी नहीं कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन इन सब चीजों को देख पाए। कोयला वर्तमान दर से प्रयोग करने पर अगले 200 वर्ष तक ही उपलब्ध रह सकता है। पेट्रोलियम वर्तमान दर से जो प्रयोग हो रहा है तो केवल 40 वर्ष तक ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली हानियां, तो जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से कौन कौन सी हानियां होती हैं? वायु प्रदूषण, कोयले और हाइड्रोकार्बन के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन
ऑक्साइड उत्पन्न होती है जो वायु को प्रदूषित करती है। ठीक है, वायु प्रदूषण कैसे होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी मिलकर हमारी हवा को दूषित कर देती हैं और वायु प्रदूषण को फैलाती है, एयर प्रदूषण को बढ़ करती है, उसको जन्म देती है। उसके बाद बीमारियां, यह प्रदूषित वायु कई प्रकार की श्वसन समस्या उत्पन्न करती है। कई रोग जैसे कि दमा, खांसी का कारण बनती है। किससे होता है? इन्हीं सब चीजों से तो होता है। ठीक है, वैश्विक उष्मा, जीवाश्म ईंधनों के दहन से CO2 गैस उत्पन्न होती है जो ग्रीन हाउस गैस और विश्व उष्णता उत्पन्न करती है। ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है CO2 और विश्व उष्णता। जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग में मितव्ययिता बरतनी चाहिए। ये समाप्य और सीमित है। एक बार समाप्त होने के बाद ये भविष्य में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है। कई वर्ष लगते हैं इनको रिग्रोथ होने में। अब यह जीवाश्म ईंधन को कैसे हम लोग सीमित प्रयोग करें? जिन विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा उनका स्विच ऑफ बंद कर दे, सीधी बात है, उनका सीमित प्रयोग होगा। घरों में CFL का उपयोग करें जिससे बिजली की बचत हो। निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करें। लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ी का प्रयोग करें। जहां से सके सोलर कुकर का प्रयोग करें, जहां तक हो सके सोलर कुकर का प्रयोग करें। तो ये हमारा राशन था प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो इसमें हमने सभी चीजें जानी, एक एक बारीकियों को समझा। अब इसके अति लघु के और जितने भी धीरे के क्वेश्चन है मैं आप लोगों की कॉपी में चेक करूंगा, क्योंकि इससे कोई भी अब ऐसा कुछ नहीं बचा है जिसके बारे में आप लोगों को पता ना हो या आप लोग उसके बारे में लिख ना सकते हो, क्योंकि अच्छे से मैंने इसको समझा दिया है। आई होप आपको जानकारी भी बहुत पसंद आई होगी। आंसर लिखने का तरीका प्रैक्टिस सेट के दौरान मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मिलते हैं एक नए सेगमेंट के साथ। आज के इस सेगमेंट में यहीं तक विदा लेते हैं और आई होप चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी और समझ में भी आगे आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।